नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 76वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक निकाय है जो कि भारत में जो भी यहाँ के अकाउंट होते हैं, जो खाते होते हैं, योजनाओं के द्वारा जिस प्रकार से जो पैसा खर्चा जाता है उस पर नियंत्रण करने यानी उसकी ऑडिट रिपोर्ट जारी करने के लिए कार्य करता है। तो इसके जो पद है उसको हम कैग भी कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कैग का CAG। और हम देख सकते हैं कि इसके बारे में जो संवैधानिक प्रावधान है उनको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही कैग के क्या क्या कार्य होते हैं, इनकी किस प्रकार से शक्तियाँ होती हैं, इनके सैलरी एवं अनाउंस किस प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जो कि सीधे तौर पर परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। कोटेशन के तौर पर भी UPSC की परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम इसे लेक्चर के साथ पूरा न्याय करेंगे। आप विस्तृत रूप से यहाँ पर बैठ जाइए और हम देख सकते हैं कि जो भी न्यायपूर्ण तरीके से इसमें समय लगता है वह समय लगेगा। काफ़ी लंबा लेक्चर है, लगभग 30 मिनट से ऊपर भी जा सकता है। तो आप पेशेंस रखिए और सारा जो लेक्चर है उसको देखिए, कोई भी कन्फ्यूजन इसमें आपको नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद होता है वो हम देख सकते हैं। इसको एक हम निकाय के रूप में लेते हैं या संस्था के रूप में लेते हैं, जिसे हम ऑफिस भी कहते हैं। तो इस ऑफिस के अंतर्गत जो कार्य किया जाता है, अब हम देख सकते हैं कि जो भारत के प्रमुख 4 ऐसे संस्थान होते हैं जो कि गवर्नमेंट के होते हैं और सरकार के कार्यों पर निगरानी रखने का कार्य करते हैं, उन 4 में से यह एक प्रमुख निकाय है। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे जो 4 निकाय कौन कौन से हैं उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए। तो 1 2 3 4 निकायों की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट यानी SC। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम देख सकते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था को बनाने का यह कार्य करता है, यानी भारत में जो न्याय व्यवस्था होती है उसका सबसे उच्च साधन जो माना जाता है सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। इसका निर्णय ही भारत में अंतिम निर्णय कहा जाता है, यानी इसके द्वारा यदि फैसला सुना दिया जाता है तो फिर कोई भी कोर्ट इस पर दलील पेश नहीं करता। हम देख सकते हैं कि इसके बाद और पैरवी चलती है, यदि वह अपने जो भी है केस है उसको और अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना चाहते हैं, उसको और केस लड़ना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इनके लिए लास्ट ऑप्शन होता है। अब हम देख सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं। तो यह हम देख सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट बनाने का कार्य करता है। आमतौर पर हम सीधे तौर पर समझते हैं कि यदि आपके द्वारा कोई बिजनेस किया जा रहा है या व्यापार किया जा रहा है, तो आपके पास कोई व्यापार हुआ, मान लो आपके घर का जो भी व्यापार है उसको आप ले लीजिए। यदि वह सरकारी स्तर पर उस पर कार्य किया जाता है, कोई योजना है उसके साथ चलती है, या फिर हम माने कि कोई भी आपके प्रोडक्ट हैं और उनमें किस तरीके से आपको उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, तो आपका क्या होता है, इस पर ऑडिट की जाती है। मान लो कोई भी कंपनी होती है तो कंपनी की जो ऑडिट रिपोर्ट जारी की जाती है, इसमें वो क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट को देंगे, उनकी जानकारी लेंगे कि कितनी आपके पास खपत है, किस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं, आप कोई इलीगल कार्य तो नहीं कर रहे हैं, आपके द्वारा जो टैक्स भरा जा रहा है वो सही तरीके से भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा। तो इसी प्रकार के कार्यों को करने का कार्य क्या करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। आगे देखें तो निर्वाचन आयोग भी इसी के अंतर्गत आता है। 4 वॉचडॉग यानी 4 प्रमुख निगरानी रखने वाले निकाय। तो निर्वाचन आयोग का आपने कार्य समझा। निर्वाचन आयोग के बारे में हमारा पूरा लेक्चर है, उसको आप देख सकते हैं। तो किस प्रकार से भारत में चुनाव करवाने का कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्र के लिए निर्वाचन आयोग होता है, और राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है वो 3 टायर सिस्टम के अंतर्गत आने वाली पंचायतों एवं नगर पालिका के चुनाव को कंडक्ट कराने का कार्य करता है। अब हम देख सकते हैं UPSC के बारे में, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग। इसका कार्य क्या होता है UPSC का, वह भी सेपरेट लेक्चर है, उसके बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आमतौर पर बता दें कि यह भारत में मेरिट सिस्टम को बनाए रखने का कार्य करता है, यानी जो भी यहाँ से बच्चे निकल कर जाते हैं, छोटी छोटी कस्बों से निकल कर जाते हैं, तो उनको सही तरीके से किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के बिना उनको उच्च पद पर पहुंचाना या योग्यता के अनुसार उनको कहां तक उच्च पद तक ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, UPSC के द्वारा किया जाता है। तो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट हो गया, कैग हो गया, और कैग के अलावा हम देख सकते हैं निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन।
आईसी इसको नाम दे देते हैं। तो 4 निकाय आपके हो गए। अब हमारा ध्यान जाएगा किसके ऊपर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के ऊपर। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यह कर द्वारा एकत्रित जनता के धन को सरकार किस प्रकार से प्रयोग कर रही है, इसकी जानकारी निकालने का कार्य करता है। तो स्पष्ट रूप से आपने यह समझा कि गवर्नमेंट अपना एक बिजनेस करती है। मान लो यह है हमारा देश, और इस देश की बाउंड्री के अंदर जो भी यहाँ पर व्यापार किया जाता है, यानी मान लो इनने सड़क बना दी, सड़क के द्वारा इनसे क्या टोल टैक्स लगे होंगे, तो उनसे कर निकल कर कहाँ जाता है, संचित निधि में जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स से जाता है, कोल है, माइनिंग है, रेलवे है, सारा कुछ जो भी सिस्टम आपके द्वारा चल रहा है, हर व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करता है। आपके द्वारा देखा होगा कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स की बात की जाती है। डायरेक्ट टैक्स में आपका क्या आता है कि आप सीधे तौर पर जो टैक्स का भुगतान करते हैं। मान लो आप कोई बिस्किट खरीदने के लिए जाते हैं, तो यदि कोई अंबानी का बेटा है तो वह भी बिस्किट 5 रुपये में खरीदेगा और वही बिस्किट आपको भी 5 रुपये में मिलेगा। तो यह डायरेक्टली टैक्स कहलाता है, जो सीधे तौर पर जनता से सीधे गवर्नमेंट के खाते में जाता है। इस पर हम देख सकते हैं कि SGST व CGST यानी केंद्र सरकार व राज्य सरकार का दोनों का टैक्स लगा होता है। अब हम इनडायरेक्टली टैक्स की बात करें तो जो कॉर्पोरेट होते हैं, जो बहुत सारे उद्योग धंधे होते हैं, उनसे जो टैक्स निकाला जाता है तो उसे इनडायरेक्टली टैक्स कहा जाता है। तो इस प्रकार आपने दोनों टैक्स को समझा। तो हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कंपनियों के द्वारा जो टैक्स इकट्ठा होता है वह जाता है गवर्नमेंट की संचित निधि में। तो यह जो संचित निधि में पैसा जमा होता है उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाना, यानी किस योजना के लिए किस प्रकार से पैसे आवंटित किए जा रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि यह भी देखने का प्रयास करते हैं कि यदि हम देख सकते हैं कि करोड़ों की संख्या आती है, इतने अरब रुपए मान लो किसी भी योजना के लिए, मान लो जनधन योजना के लिए खर्च किए गए, या फिर लाडली लक्ष्मी योजना के लिए जो पैसे खर्च किए गए। तो इस प्रकार से जो पैसा खर्च किया गया है, तो मान लो 100 रुपये खर्च किए गए हैं, तो यह देखने का प्रयास करते हैं कि यह 100 रुपये कहाँ कहाँ पर खर्च किए गए हैं, इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार तो नहीं किया गया। यदि इनको किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार समझ में आता है तो उसके विरुद्ध अपनी यह रिपोर्ट जारी करते हैं, और उस रिपोर्ट के माध्यम से उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। संबंधित अथॉरिटी को उसको दोषी ठहराया जाता है तथा उनसे वह जो इनके द्वारा गलती की गई है उसका कर वसूला जाता है, या उसकी इनको आर्थिक रूप से दंडित किया जाता है। तो यह आपने आसानी से समझा। इसके बारे में संवैधानिक प्रावधानों की बात करें कैग के बारे में, तो 148 से लेकर 151 अनुच्छेद तक इसके संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। और अब हम देख सकते हैं कि 148, 149, 150, 151 यानी जो 4 प्रकार के आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल हैं। इन आर्टिकल के माध्यम से यह क्या कहना चाहते हैं। आर्टिकल 148 कहता है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होना चाहिए। यानी हम देख सकते हैं कि जैसे हमारी जो क्या होता है, हमारा जो बिजनेस होता है उसमें हम CA रखते हैं, तो इसी प्रकार से यह सरकार का CA कहलाता है, जो कि ऑडिट करने का कार्य करता है। जो सरकार के द्वारा खर्चे जाते हैं और पैसा कमाया जाता है, तो उसको ऑडिट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कैग के द्वारा किया जाता है। तो उसके लिए जो पद होना चाहिए 148 अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी बात की जाती है। अब आते हैं हम 149 आर्टिकल के अंतर्गत। तो इसमें इसके कार्य दिए गए हैं कि इसके कार्य एवं शक्तियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए, किस प्रकार की इसको शक्तियाँ दी जाती हैं और किस प्रकार से इनके कार्य होते हैं। तो 149 में इसकी बात की जाती है। 150 में हम देखें तो इसके अंतर्गत राज्य के खातों की बात की जाती है। जो राज्य के अंतर्गत जो खाते आते हैं, जो अकाउंट आते हैं, केंद्र व राज्य के अंतर्गत केंद्र के अलग अकाउंट होते हैं। हम देख सकते हैं कि राज्य की भी अपनी संचित निधि होती है और केंद्र की अपनी संचित निधि होती है, तो दोनों की बात इसमें की जाती है 150 आर्टिकल के अंतर्गत। अब हम बात करें 151 की बात, तो ऑडिट रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार करनी है व किस प्रकार की प्रक्रिया इसको भेजने के लिए की जानी है, तो इसकी बात 151 में की जाती है। मोटे तौर पर आपने सारे इस आर्टिकल हैं उनके बारे में जानकारी ले ली। 148 महालेखा परीक्षक होना चाहिए, 149 इसके कार्य एवं शक्तियाँ, 150 के अंतर्गत खातों की जानकारी, और 151 के अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट किस प्रकार से जारी की जानी है उसके बारे में बात की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में हम देखें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान है
वह 148 के तहत रखे गए हैं। अब हम देख सकते हैं यह एक स्वतंत्र निकाय है, यानी यह अपनी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य किस प्रकार से करता है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा 148 आर्टिकल की बात हो गई तो आपको समझना चाहिए यह संवैधानिक निकाय है। सीधे तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि यह किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह संवैधानिक निकाय है, चूंकि इसे आर्टिकल में पहले से ही रख दिया गया था। यह देश में ऑडिट व्यवस्था या अकाउंट पर कार्य करता है। चूंकि आपने विशेष जानकारी यहाँ से प्राप्त कर ही ली। जनता के पैसों की देखभाल करता है, अपनी सेवा केंद्र व राज्य दोनों जगह देता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा इसे महत्वपूर्ण निकाय कहा गया, यानी इस पद के लिए जो महत्वपूर्ण पद के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसकी तारीफ की गई थी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में समझे तो यह केंद्रीय स्तर का जो पद होता है, सभी पदों में हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को इंक्लूड किया जाता है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। शपथ की बात करें तो किस प्रकार से यह शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति पूरी निष्ठा रखूंगा, सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता को बनाए रखने का कार्य करूंगा, कर्तव्यों का पालन करने की तथा पारदर्शिता से कार्य करने की शपथ इनके द्वारा ली जाती है। संविधान के प्रावधानों को निष्पक्षता से यानी बिना किसी पार्टी या सरकार में का पक्ष लिए हुए यहाँ पर इनके द्वारा कार्य किया जाता है। यानी हम देख सकते हैं यह सीधे तौर पर गवर्नमेंट के विपक्ष में ही कार्य करते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि यदि सरकार द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है, यदि उनके द्वारा ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो इसके पद को जो है स्वतंत्र बनाया गया है। और हम देख सकते हैं किसी भी मंत्री या कैबिनेट के पास इसको हटाने की पावर नहीं होती है। इसको हटाने की पावर एवं नियुक्ति की पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। तो हम देख सकते हैं कि ये स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करते हैं तथा सरकार के विरुद्ध यदि किसी प्रकार का ऐसा मामला आता है कि जहां पर भ्रष्टाचार हुआ हो तो उसको उजागर करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। इनके त्याग पत्र की देखें तो यह अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति जी को देते हैं। और हम देख सकते हैं कि यदि इनको हटाए जाने की प्रक्रिया करनी है तो हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से इनको हटाया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट को किस प्रकार से हटाया जाता है, इनको हटाया जाता है राष्ट्रपति को पद के हटाए जाने के समान। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं इम्पीचमेंट वर्ड आपने सुना होगा, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनको इम्पीचमेंट के माध्यम से यानी महाभियोग लाकर हटाया जाता है। तो यह जो प्रक्रिया होती है थोड़ी सी कठिन होती है और आसानी से इनको हटाया नहीं जा सकता। यानी हम देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि दोनों पार्लियामेंट के जो दोनों सदन होते हैं इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में दोनों सदन क्या करते हैं, विशेष बहुमत से पास कराकर इनको हटा सकते हैं। हटाए जाने का कारण क्या हो सकता है, हम देख सकते हैं यदि इनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है या असक्षमता पाई जाती है, हम देख सकते हैं दिवालिया घोषित इनको कर दिया जाता है, यानी बैंकक्रप्ट इनको घोषित कर दिया जाता है, तो इनको हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं, इसमें हम देखेंगे कि इनकी स्वतंत्र निकाय के रूप में यह किस प्रकार से कार्य करते हैं। सबसे पहली बात देखें तो इनका कार्यकाल से ही हमें पता लगता है कि 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। यदि यह किसी भी प्रकार से वो क्या करते हैं, जो कि इनके दुर्व्यवहार नहीं करते, असक्षम नहीं पाए जाते, बैंकक्रप्ट नहीं पाए जाते हैं, यदि इस प्रकार की बातें नहीं होती तो यह 6 वर्ष तक स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर सकते हैं। 65 वर्ष की आयु उनके लिए निर्धारित की गई है, यानी 65 वर्ष की आयु तक यह अपने पोस्ट पर रह सकते हैं। एक बार पद ग्रहण करने के बाद सरकारी पद पर कार्य नहीं करेंगे, यानी हम देख सकते हैं कि किसी भी अन्य सरकारी पद पर इनको कार्य नहीं दिया जाएगा। यदि इनको लालच दिया जाता कि आपको दूसरा पद भी दे देंगे तो यह क्या करते, किसी भी प्रकार की सरकार व मंत्रियों से दबने का प्रयास करते, तो यहाँ पर इस प्रकार का इनके लिए अधिकार नहीं होता, तो ये स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करते हैं। इनकी सेवा एवं शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं, तो हम देख सकते हैं सेवा एवं शर्तें भी निर्धारित की जाती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि पद ग्रहण कर लेंगे और बाद में सेवा शर्तें दी जाएंगी। इनकी सेवा एवं शर्तें पहले ही निर्धारित कर दी जाती है, बाद में यह अपने पद पर जाते हैं। मान लो आप कहीं पर जाते हैं और यदि आपसे इस प्रकार की बात की जाती है कि यदि आप कार्य अच्छा करेंगे या व्यवहार बनाकर चलेंगे तो क्या होगा, आपकी तनख्वाह को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन तो यहाँ पर आप दबावपूर्ण तरीके से कार्य करेंगे। लेकिन क्या होता है कि यदि आपकी सैलरी पहले से ही तय कर दी जाती है कि इतनी सैलरी आपको मिलनी है, तो आप किसी से दबेंगे नहीं, अपने कार्य को सुगमता से करेंगे। तो इसी प्रकार की बात की जाती है कि संसद द्वारा इनकी जो तनख्वाह होती हैं, जो सेवा शर्तें होती हैं, पहले ही निर्धारित कर दी जाती हैं। इनकी तनख्वाह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसके समान की सैलरी होती है, तो यह
अच्छी खासी सैलरी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से यह भी स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं। इनका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, किसी पर भी यह डिपेंड नहीं रहते। और हम देख सकते हैं कि संचित निधि में क्या होता है कि जैसे ही संचित निधि में मान लो 100 रुपये इकट्ठे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मानने के तौर पर हम देखें और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका 20% तनख्वाह में जाना होता है, तो यहाँ से यह कट कर लिया जाता है और 80% पर ही ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इनकी जो सैलरी होती है वह सेपरेट होती है, एक नंबर की होती है। आगे देखते हैं, कोई भी मंत्री इनकी ओर से कार्य नहीं करेगा, इनके कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं इन्हीं के पास होगी। तो यह भी जानकारी आपको याद रखनी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियां एवं कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इनकी शक्तियों के बारे में प्रावधान कहाँ पर दिए गए हैं, 149 में रखे गए हैं। इनकी शक्तियों को लेकर 1971 में एक्ट भी बनाया गया। तो एक्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं इसमें बहुत सारी बातें इंक्लूड कर दी जाती हैं कि आपके इस प्रकार के कार्य होने चाहिए, इस प्रकार से आपको ऑडिट करना चाहिए। तो एक्ट में जब भी किसी भी अनुच्छेद को लेकर एक्ट बनाया जाता है, उसके जो स्तर होता है उसको ब्रॉड कर दिया जाता है। तो उस ब्रॉड स्तर पर जो भी क्या होती हैं इसमें प्रावधान होते हैं वह भी इनको फॉलो करने होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 1976 में अकाउंट से ऑडिट को अलग करने की बात की गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1976 का जो समय होता है इसमें हम देख सकते हैं अकाउंट और ऑडिट में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए। तो यह ऑडिट क्या होता है, यदि आपके द्वारा कोई भी मान लो आपके द्वारा आपको सैलरी मिलती है, तो आपकी सैलरी मान लो 10,000 रुपये है, ठीक है। और 10,000 रुपये जो आपको सैलरी मिलती है उसमें से आपको क्या खर्चा करना है, तो यह जो कार्य होता है वह अकाउंट के अंतर्गत आता है कि किस प्रकार से आपको पैसा मिलता है और किस प्रकार से आपको खर्च करना है। तो यह अकाउंट के अंतर्गत आता है, जिसका कार्य सीए द्वारा किया जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं ऑडिटर ऑफिसर का क्या कार्य होता है। ऑडिटर ऑफिसर का कार्य क्या होता है कि आपके द्वारा जो पैसा खर्चा जा रहा है वह किस प्रकार से खर्चा जा रहा है, वह किस प्रकार से होना चाहिए। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं यह आय व्यय के हिसाब के अलावा यह देखते हैं कि किस प्रकार से सही तरीके से पैसा खर्चा जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार ऑडिट और अकाउंट का कार्य अलग अलग करने की बात 1976 में की गई थी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा केंद्र व राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जिनके पास क्या होती है, विधानसभा होती है। हम देख सकते हैं कि इस जो कैग होते हैं इनके द्वारा केंद्र यानी सेंट्रल लेवल की बात की जा रही है, राज्य यानी राज्य की बात की जा रही है, केंद्र शासित प्रदेश ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनके पास क्या होती है, अपनी असेंबली होती है, विधानसभा होती है। जैसे कि हमने देखा कि दिल्ली है। तो इनमें जो संचित निधि होती है और आपातकाल निधि होती है, यानी कौन सी, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट को ऑडिट करने की शक्ति होती है। यानी जो जनता का खाता होता है उसको और राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के या केंद्र के जो संचित निधि होती है, कंसोलिडेट फंड होता है, तो उसको ऑडिट करने की शक्ति इनके पास होती है। राष्ट्रपति व गवर्नर के आदेश अनुसार निकायों को भी ऑडिट करने की इन्हीं के पास शक्ति होती है। यदि राष्ट्रपति बोलते हैं कि इस प्रकार के निकाय की ऑडिट आपको करनी है या गवर्नर बोलते हैं कि आपको इस प्रकार की ऑडिट करनी है, तो इनके आदेश अनुसार भी यह कार्य कर लेते हैं। 1900 आर्टिकल के बारे में यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो 150, 151 और 269 में जो प्रावधान दिए गए हैं तो वह यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। 150 के अंतर्गत हमने पहले ही जानकारी प्राप्त की। तो यह केंद्र एवं राज्य के खातों के नियंत्रण के लिए कार्य करते हैं। तो 150 के अंतर्गत क्या बात हो गई कि यह जो केंद्र व राज्य के जो खाते होते हैं उन पर सलाह देने तथा नियंत्रण का कार्य महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। 151 की बात करें तो यह अपनी रिपोर्ट 151 जो लास्ट था रिपोर्ट की बात की जाती है। तो क्या होता है कि यह जो अपनी रिपोर्ट होती है वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति के बिहाफ में हम देखें तो कैबिनेट मंत्रियों के पास यह जाती है, जिसे हम मंत्रिमंडल भी कहते हैं। तो यह जो क्या कार्य करते हैं, दोनों सदनों में इसे प्रस्तुत करते हैं और इसके बाद हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति राज्यों के गवर्नर के समक्ष भी रिपोर्ट को रखा जाता है तथा राज्य विधानसभा में इसे प्रस्तुत किया जाता है। यानी हम देख सकते हैं जो कैग की रिपोर्ट आती है वह सारे भारत में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। सबसे पहले वह राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देगा, दोनों सदनों में रखी जाएगी, राज्य के गवर्नर के पास जाएगी, गवर्नर के यहाँ से सभी राज्यों के असेंबली में उसको रख दिया जाएगा। यदि असेंबली के अलावा विधान परिषद भी वहाँ पर मौजूद है तो उसमें भी इसको रखा जाएगा।
अनुच्छेद 279 क्या बात करता है, जो अलग से निकल कर आया, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा एकत्रित धन से खर्चे को घटाकर बचे धन के प्रमाण पत्र को दिया जाता है। यानी हम देख सकते हैं कि क्या किया जाता है, 269 आर्टिकल क्या कहता है कि आपके द्वारा जो भी यहाँ पर संचित निधि में पैसा जमा किया गया है, अब यहाँ से आप क्या कीजिए, मान लो 100 रुपये आपकी संचित निधि में जमा है, 80 रुपये का आपने खर्चा कर लिया, तो जो 20 रुपये जो आपके बचते हैं, यानी जो बाकी धन बचता है, तो उसकी उसके लिए प्रमाण पत्र देने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। और अगली जो योजनाएं चलाई जाएंगी तो वह पैसा वहां पर खर्चा जाएगा। यानी सारे तौर पर अच्छे तरीके से यह जो फंड होता है उसकी जानकारी रखी जाती है। इसे संसद का सहायक व सलाहकार भी बोला जाता है, या संसद को सलाह देने का कार्य भी किया करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह विनियोग से संबंधी रिपोर्ट को भी जारी करते हैं। वित्तीय खातों को ऑडिट करने का कार्य किया जाता है। सार्वजनिक उपक्रम के खातों को भी ऑडिट किया जाता है। अंत में रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास सौंप दी जाती है। अंत में जो रिपोर्टिंग की होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास दी जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बाध्यता संसद के प्रति होती है। यानी जो कैग होता है वह किसके प्रति बाध्य होता है, संसद के प्रति बाध्य होता है। और हम देख सकते हैं कैग पैसा खर्च होने के बाद ऑडिट करता है। यानी इसका जो यहाँ पर जो कोटेशन है इसकी आलोचना भी की जाती है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रिटेन का उदाहरण लें कि ब्रिटेन में क्या होता है। ब्रिटेन का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी ब्रिटेन का जो कैग होता है वह क्या करता है कि जैसे ही किसी भी क्षेत्र के लिए पैसा आवंटित किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट पहले ही जारी की जाती है। यानी उसके द्वारा पहले ही देखा जाता है कि यह पैसा कहाँ से कैसा खर्च किया जा रहा है। लेकिन जो भारत का जो कैग होता है इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो पहले पैसा खर्च कर लिया जाता है उसके बाद इसको ऑडिट किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इसकी आलोचना होती है। कोऑपरेटिव एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं ऐसे कोऑपरेटिव जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं, कुछ कॉरपोरेशन पूरे तरीके से ऑडिट किसके द्वारा किए जाते हैं, कैग के द्वारा किए जाते हैं, जो कि सरकार के नियंत्रण में आते हैं। जैसे दामोदर वैली हुआ, ऑयल एंड इंडियन नेचुरल गैस हुआ, एयर इंडिया जो कि गवर्नमेंट के उसमें आती थी, अब टाटा के द्वारा इसको हस्तांतरित कर दिया गया है। और इंडियन एयरलाइंस, इस प्रकार के जो यहाँ निकाय हुआ करते थे इनकी पूर्ण रूप से ऑडिट किसके द्वारा की जाती थी, जो कि कैग के द्वारा की जाती थी। कुछ प्राइवेट कॉरपोरेशन के लिए प्राइवेट ऑडिटर होते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है इन्हीं के पास इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो जाती है, अंत में इनके द्वारा देखा जाता है। तो हम देख सकते हैं वेयर हाउसिंग हुआ, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, इस प्रकार के उदाहरण हुए जिनमें यह ऑडिट करने का कार्य करते हैं। अब कुछ कॉरपोरेशन ऐसे भी होते हैं जो इनसे बाहर होते हैं, इसमें कैग के बिना ही अपना कार्य करते हैं। इसमें हम देख सकते हैं सभी प्राइवेट ऑडिटर कार्य किया करते हैं, जो सीधे तौर पर अपनी रिपोर्ट कहाँ पर, संसद में देते हैं। तो हम देख सकते हैं गवर्नमेंट को तो सबको देनी ही होती है। और यहाँ पर हम उदाहरण देखें इसके लिए तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, फूड कॉरपोरेशन इंडिया हुआ, यह अपनी रिपोर्ट सीधे संसद में सौंपते हैं। तो इनके द्वारा कैग का कार्य स्वयं से किया जाता है। कैग को हम देख सकते हैं कि कुछ कॉरपोरेशन में यह सीधे तौर पर पूरे तरीके से इनके द्वारा ऑडिट किया जाता है। कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर होते हैं, कॉरपोरेशन होते हैं, जिनमें क्या होता है कि रिपोर्ट तो उन्हीं के द्वारा जारी की जाती है, लेकिन अंत में किसकी जांच कैग के द्वारा की जाती है। कुछ कॉरपोरेशन ऐसे होते हैं जिनमें पूर्णतः किसकी ये होता है, प्राइवेट का नियंत्रण होता है, या कैग को मध्यस्थ किए बिना सीधे संसद में अपनी रिपोर्ट को सौंपते हैं। तो यहाँ से आपने ऑडिट के बारे में जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से कॉरपोरेशन से संबंधित उनके अधिकार हैं। ऑडिट बोर्ड की बात करें तो प्राइवेट कंपनियां ऑडिट की नियुक्ति व नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। यानी हम देख सकते हैं कि अब हम एक स्पष्ट रूप से एक बात को समझ लें कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो कैग नियुक्त किए जाते हैं तो वह किसके द्वारा किए जाते हैं, इसी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 1968 में ऑडिट बोर्ड को स्थापित किया गया, जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का हिस्सा हुआ करता था। यानी यहाँ से जो बच्चे निकल कर जाते हैं वह इन्हीं का रूप होते हैं। ऑडिट बोर्ड की स्थापना 1968 में की गई, जो कि आपको याद रखना है। और इसी के द्वारा जो कैग निकल कर आ जाते हैं, जो छोटे कैग होते हैं जो कि प्राइवेट संस्थाओं की ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने का कार्य करते हैं, वह यहीं से निकल कर आ जाते हैं। इसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन द्वारा बनाया गया था। इसमें चेयरमैन व 2 सदस्य होते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि 3 सदस्य की बॉडी होती है।
आलोचना इस प्रकार से की जाती है, इसमें नियंत्रण का कार्य नहीं किया जाता, इसमें केवल उपनिवेश काल से ही आगे बढ़ाया गया है। यानी दो तरीके से इसकी आलोचना की जाती है, इसमें नियंत्रण का कार्य नहीं होता। यानी हम देख सकते हैं कि क्या होता है, यह सिर्फ गलती बताने का कार्य करते हैं और इसके नियंत्रण से इसके संबंध में कोई भी अधिकार नहीं होता। यानी हम देख सकते हैं कोई पेरेंट्स होते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे जो शिक्षक होते हैं, तो दो प्रकार के शिक्षक होते हैं। एक क्या बताएंगे, आपको गलती सुधारने के लिए आपको अग्रसर करेंगे, ऐसा आपको शिक्षित करेंगे कि आप गलती करें ही ना। और एक ऐसे होते हैं कि जो आपको बार बार टोकते रहेंगे, लेकिन यह नहीं बताएंगे कि आपको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो यह क्या करता है, टोकने का कार्य करता है, यह नियंत्रक के रूप में कार्य नहीं करता, तो इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। और उपनिवेश काल से ही इसे आगे बढ़ाया गया। यानी हम देख सकते हैं इसकी स्थापना, यह अंग्रेजों के ज़माने का जेलर है, यानी अंग्रेजों के समय से ही इसको आगे बढ़ा दिया गया है। जिस प्रकार के प्रावधान उस समय पर हुआ करते थे, आज की परिस्थितियों के हिसाब से इसको बदला नहीं गया है। तो हमने विशेष जानकारी